दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जो इस अधिनियम के जो विधान परिषद के सदस्यों को जो बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। साथ ही क्या किया गया था, जो संविधान के 112 बजट संबंधी प्रावधान करता है, जिसमें विधायिका के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं और उस पर अपने नियंत्रण रखते हैं। साथ ही क्या था, विधान परिषदों में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये हमने पढ़ा था 1892 का भारत शासन अधिनियम। आज हम पढ़ेंगे 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट के संबंध में प्रस्ताव देने का अधिकार क्या किया गया, प्रदान किया गया। इनको क्या किया गया, एक तो विधान परिषदों में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ क्या दिया गया, बजट के संबंध में अपना प्रस्ताव या राय देने का अधिकार भी प्रदान किया गया। पहली बार इसकी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पहली बार वायसराय की परिषद यानी जो कार्यपालिका है, उसमें किसी भारतीय को शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले भारतीय शामिल नहीं होते थे। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था क्योंकि इससे पहले 1861 द्वारा विधायिका में भारतीयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जबकि 1919 द्वारा कार्यपालिका में भी क्या किया गया, भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। मतलब जो 1861 का अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया था, विधायिका में भारतीयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन जो 1919 का इसके द्वारा कार्यपालिका में भी क्या किया गया, भारतीयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जो इंग्लैंड स्थित भारत सचिव की परिषदों में भी 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार जो 1919 का अधिनियम के द्वारा विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी क्या होगी, भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो गई। इस अधिनियम के माध्यम से विधायिका के सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। जैसे वे न्यायालय में चल रहे किसी विवाद या मामले पर सदन में बहस या विचार नहीं कर सकते थे। ठीक है। अब जो वर्तमान में जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में यह प्रावधान अपनाया गया है कि जो न्यायालय में लंबित किसी विषय पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि यह सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई जाना। इस अधिनियम के द्वारा क्या गई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। अब सांप्रदायिक निर्वाचन से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब जो सांप्रदायिक निर्वाचन है इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र के लिए जो मुस्लिम उम्मीदवार है चुनाव में खड़ा होगा और उसे सिर्फ क्या देंगे, मुस्लिम मतदाता ही मत देंगे। इसको कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। अब बात आती है, किंतु जो इस निर्वाचन व्यवस्था के 2 दोष थे। पहला दोष तो क्या था, यह व्यवस्था सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू की गई। दूसरा क्या था, इस व्यवस्था को अपनाने का मकसद फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना था। किंतु इस व्यवस्था ने आगे चलकर क्या किया, भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ी सीख दी कि बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार प्रदान करना। अब इसके द्वारा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब कुछ PYQ से बात कर लेते हैं, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल। देखो IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो 1858 और 1919 के जो भारत शासन अधिनियम थे उसके प्रमुख अभिलक्षण क्या थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है IAS में 2003 में, जो 1909 के जो सुधारों में भारत के निर्वाचन तंत्र में प्रत्येक संशोधन पर एक क्या किया गया, मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट किया था। टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से सीखा गया एक सबक प्रतीत होता है, टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQs IAS में। हम जो PYQs हैं इनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद करेंगे आंसर राइटिंग। ठीक है। अब आते हैं 1861 से 1909 तक
जो हमने निष्कर्ष निकालते हैं, जो हमने अभी पढ़ा 1861 से लेकर 1919 तक के जो हमने पढ़े एक्ट, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा निष्कर्ष पे पहुँचते। देखो हमने पहले पढ़ा विधायिका में क्या हुई, भारतीयों की भागीदारी हुई। उसके बाद क्या हुआ, कार्यपालिका में भारतीयों की भागीदारी। प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की आपातकालीन स्थिति में। बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1892 के अधिनियम द्वारा। न्यायालय में लंबित मामलों पर विधायिका में चर्चा नहीं की जाएगी, ये भी कहा गया 1909 के भारत शासन अधिनियम में। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था के अनुभव। इस प्रकार जो 1773 से एक्ट से लेकर जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों को आधार दिया। किन किन प्रावधानों को आधार दिया उसने देखते हैं अब हम। देखो पहले इसने क्या कहा, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा क्या, कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में होंगी, राष्ट्रपति में नहीं। तीसरा, राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद। चौथा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा न्यायिक ढांचे का विचार। पांचवा, निष्पक्ष न्याय की अवधारणा। छठवां, विधि के समक्ष समता। सातवां, धार्मिक स्वतंत्रता। आठवां क्या दिया इसने आधार, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। प्रांतों के लिए विधान परिषद के गठन करने का अधिकार और प्रावधान। प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना और भारत में दोहरे शासन एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ये सब क्या थी, 1773 से लेकर 1909 तक के भारत शासन अधिनियम में भारतीय संविधान को क्या आधार दिए, सारे प्रावधान दिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अब देखो मॉन्टेग्यू क्या था, उस टाइम राज्य सचिव था और उस समय हमारे वायसराय थे कौन, चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड उसमें वहाँ के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू क्या थे, राज्य सचिव थे। इसलिए इस सुधार को क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम में 1909 के प्रावधानों को ही क्या किया गया, अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप प्रदान किया गया। देखो पहली बार भारत में दोहरे शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई इसके द्वारा। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन की, क्या होता है। देखो इसके द्वारा लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि यह अधिकार निष्पक्ष रूप से न होकर शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर किया गया था। उस टाइम पे क्या था, निष्पक्ष रूप से नहीं, शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की इस व्यवस्था द्वारा प्रांतों में आंशिक क्रम उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रारंभ हुआ। इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा क्या गया, प्रांतों में आंशिक क्रम के उत्तरदायी सरकार की स्थापना का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। यहीं से उत्तरदायी सरकार की अवधारणा ने भारत में क्या किया, विकास हुआ। अब कोई पूछेगा कि उत्तरदायी सरकार की अवधारणा का भारत में विकास कहाँ से हुआ, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को जो विषय प्रदान किए गए उन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया। अब देखो इन्होंने क्या किया था, प्रांतों को विषय बांटे थे, उनको भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय क्या होते हैं, जो हाँ शासन गवर्नर राज्यपाल के प्रांतों में होगी। शासन किसके पास होगा, गवर्नर के पास, यानी जो राज्यपाल के हाथों में होगा। और जो आरक्षित विषय है, ये शक्तियाँ तो गवर्नर के पास होंगी, लेकिन इन विषयों पर यह निर्णय नहीं बनाता है, यह नियम नहीं बनाता है। देखो ये जो हस्तांतरित विषय है, ये क्या होंगे, शासन, इसमें शासन किसके हाथों में होगा, राज्यपाल गवर्नर के हाथों में होगा और अपनी परिषद विधायिका की हेल्प से नियम बनाएंगे। ये नियम बनाएंगे विधायिका की हेल्प से। लेकिन जो आरक्षित विषय है, इसमें क्या, शक्तियाँ गवर्नर के पास तो होंगी, लेकिन इन विषयों पर नियम यह नहीं बनाता है। ठीक है, आरक्षित विषय। इस अधिनियम द्वारा सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी का। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको यूपीएससी कहते हैं वर्तमान में। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा पहली बार राज्यों का बजट केंद्र से अलग कर दिया गया। अब राज्यों का बजट क्या किया गया, केंद्र से अलग किया गया। केंद्र का बजट अलग होगा, राज्य का बजट अलग होगा। अब राज्य विधानमंडल अपने राज्यों के संबंध में बजट पास कर सकते थे, पहले तो साथ था, अब अलग अलग हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202 से 207 राज्य विधान मंडलों को अपने राजस्व के संबंध में बजट बनाने तथा उसे पारित करने का प्रावधान उपलब्ध कराता है। किसमें, अनुच्छेद 202 से 207 तक।
अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ा है यूपीएससी में 2005 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को न केवल बनाए रखा बल्कि बड़ी मात्रा में वे बढ़ा भी दिया गया था। टिप्पणी कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अखिल भारतीय संघ यानी 1935 के अधिनियम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।